जी तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के बारे में। आज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इनकी हिस्ट्री के बारे में और एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप इंस्टाग्राम को एक सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ रेवेन्यू और एज ए कैरियर बना सकते हैं। क्योंकि जो फेसबुक के ऑनर हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने अपनी इनिशियल स्टेजेस में जब फेसबुक लॉन्च किया तो कॉलेजेस के कुछ कुछ कैंपसेस में जो हैं वो अपनी ये सर्विसेज दे रहे थे। तो उन्होंने एक जॉब ऑफर की एक शख्स को जिसका नाम था केविन साइस्ट्रॉ। ये वो हैं जो फाउंडर हैं इंस्टाग्राम के। जब इनको मार्क जुकरबर्ग ने ये जॉब ऑफर की कि आप हमारे लिए कुछ ऐसी पिक्चर एप्लीकेशन डिज़ाइन करें जो हम फेसबुक में उस फीचर को ऐड कर सकें, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट ना किया। क्योंकि एक उनके मेंटोर ने केविन के ये कहा कि फेसबुक का कोई फीचर नहीं है। तो वहाँ से उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को रिफ्यूज़ करते हुए केविन मूव कर गए इटली, जहाँ पर उन्होंने स्टडी किया फोटोग्राफी को और बहुत सी जो फोटोग्राफी से रिलेटेड उन्होंने चीज़ों को सीखा, लर्न किया। और फिर वो जब वापस आए यूएस से तो उन्होंने एक कंपनी में इंटर्नशिप की जिसका नाम था ऑडियो। ये ऑडियो कंपनी वो है जिसको हम जानते हैं ट्विटर के नाम से। इस कंपनी में उनके एक दोस्त बने जिनका नाम था मिस्टर जैक। मिस्टर जैक ने कहा कि जो ये कंपनी है ऑडियो, ये कंपनी एक बहुत बड़ा नाम कमाएगी फ्यूचर में, तो इस कंपनी को मत छोड़ना। मगर अगेन केविन ने इस कंपनी को छोड़ा। अब केविन ने दो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को क्विट किया, छोड़ दिया, जो उनको बहुत ज़्यादा एक अच्छे पर्क्स, बेनिफिट्स, अच्छी सैलरीज दे सकते थे, जो आज की दुनिया के सबसे बड़े टॉप नाम है सोशल मीडिया की इंडस्ट्री के, जिसका नाम है फेसबुक और ट्विटर। केविन ने ये फैसला किया कि वो कोई ऐसी ऐप डिज़ाइन करें जिसमें वो पिक्चर्स शेयरिंग के हवाले से, पिक्चर्स अपलोड करने के हवाले से, जो लोग जहाँ पर जाएं, जिधर जाएं, वहाँ पर वो अपना चेक इन करें अलॉन्ग विद अ पिक्चर। तो केविन जो हैं वो 1 साल तक इस पर काम करते हैं और एक ऐप बनाते हैं जिसका नाम होता है बर्बन। ये बर्बन बेसिकली नाम था एक विस्की ब्रांड का, तो वहाँ से इन्होंने इस बर्बन नाम को बनाया। स्टार्टिंग में बर्बन को बहुत ही बैड रिस्पॉन्स आया। इनके टोटल में 100 नंबर ऑफ यूजर्स थे और बड़ा एक सिंपल उस ऐप का एक इंटरफेस था, ब्राउन एंड रेडिश, और बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स फीचर्स थे, यूज़र फ्रेंडली नहीं था, तो जिसकी वजह से लोगों ने बर्बन को पसंद नहीं किया। मगर बर्बन ने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज को ऐड किया कि जो यूज़र्स जितनी ज़्यादा पिक्चर्स अपलोड करेंगे, जितना ज़्यादा चेक इन करेंगे, उनको कुछ वर्चुअल गिफ्ट्स भी मिलेंगे। मगर ये कोई सिलसिला ज़्यादा अरसे तक ना चल सका। क्योंकि लोगों ने बर्बन को पसंद नहीं किया, क्योंकि बर्बन के जो फीचर्स थे वो बड़े ही सिंपल थे। केविन एक पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर वो कुछ इन्वेस्टर से मिलते हैं और बर्बन कंपनी का आइडिया उनसे फ्लोट करते हैं, कन्विंस करते हैं कुछ इन्वेस्टर्स को। तो एक इन्वेस्टर ने उनको ऑफर किया $50,000 पर कि आप हमें इस कंपनी के शेयर्स दें। इन्फॉर्मेशन जो ही स्प्रेड आउट हुई तो केविन को एक और इन्वेस्टर मिला जिसने उनको $250,000 ऑफर किए। जो उनके पुराने इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने उनको $50,000 ऑफर किए, उन्होंने इनको फिर दोबारा से $250,000 जो है वो ऑफर किए एज ए इन्वेस्टर। क्योंकि उस टाइम पर सिलिकॉन वैली में एक ट्रेंड चल रहा था कि जो टेक कंपनीज थी उसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते थे। क्योंकि जो टेक कंपनीज की ग्रोथ थी वो इतनी फास्ट थी कि उनको पता था कि अगर हम इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो अगर उस कंपनी ने सक्सेस हासिल की तो उनकी जो शेयर वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो एक ट्रेंड भी था टेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का। तो अब होता यह है कि केविन के पास जो है वो अब फाइनेंस भी आ जाता है और अब वो अपने कुछ ऑपरेशंस को स्मूथ करते हैं और उसके साथ वो अपने एक को फाउंडर को हायर करते हैं। उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो बर्बन में एज ए को फाउंडर काम कर सके। उनका नाम है माइक क्रीचर। माइक क्रीचर जो है वो बड़े स्मार्ट, इंटेलिजेंट और ऐप डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा उनको ग्रिप थी। अब होता कुछ इस तरह है कि केविन जो है वो ये देखते हैं कि सिर्फ उनके 100 नंबर ऑफ यूजर्स के साथ जो बर्बन कंपनी को $250,000 की जो इन्वेस्टमेंट मिली है, इतने कम यूजर्स के साथ उनको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो मिलती है, वो ये कुछ प्लान करते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से बर्बन को रीडिज़ाइन, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की जाए। तो ये बात माइक सुन के कुछ घबरा जाते हैं, क्योंकि माइक ने एक बड़ी अच्छी जॉब को छोड़ के बर्बन को ज्वाइन किया होता है। तो माइक जब ये बात केविन से सुनते हैं वो कहते हैं यार कि मैं तो अभी इस कंपनी को ज्वाइन किया है बर्बन को, और आप इसकी रीस्ट्रक्चरिंग और रीडिज़ाइनिंग और रीडेवलपमेंट के हवाले से जो है वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये बात काफ़ी एक परेशानी का बायस बनता है माइक के लिए जो बर्बन के को फाउंडर होते हैं। मगर केविन बहुत क्लियर होते हैं कि उन्होंने अपनी इस ऐप को दोबारा से रीबिल्ड, रीडिज़ाइन करना है। इसमें हमारे लिए भी बहुत लेसन हैं जो मैं आपसे अपनी इस स्टोरी के एंड में डिस्कस करूंगा। तो फुल एंड फाइनली जो है केविन और माइक जो है वो 8 वीक्स तक इस चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं कि वो अपनी ऐप में बेहतर फीचर्स ऐड कर सकें, अपनी पिक्चर एडिटिंग की ऑप्शंस ऐड कर सकें।
ये बात उस टाइम की है जब आईफोन 4 लॉन्च हुआ, कैमरास की टेक्नोलॉजी बेहतर हुई। केविन ने और माइक ने मिलके एक ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस किया जिसमें आप अपनी पिक्चर को जब अपलोड करते हैं तो आपके पास एडिटिंग ऑप्शंस बहुत होती हैं। क्योंकि उस टाइम पर बहुत सी एडिटिंग फोटोज़ की ऑप्शन की ऐप्स एग्जिस्ट करती थी, मगर कोई भी ऐसी ऐप नहीं थी जो पिक्चर को अपलोड कर सके, पिक्चर को पोस्ट कर सके किसी सोशल मीडिया में। कोई ऐसी उस टाइम पर ये ऐप नहीं थी। तो एक बहुत बड़ा ब्रेक मिलता है बर्बन कंपनी को, वो जो 8 वीक्स में काम करते हैं। तो होता कुछ इस तरह है कि बर्बन का नाम चेंज होके बन जाता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम वर्ड जो निकलता है ये इंस्टेंट और टेलीग्राम से निकलता है। तो अब होता कुछ इस तरह है कि इंस्टाग्राम है ये एक ऐसी ऐप बन चुकी होती है जहां पर आप अपनी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। आपके पास एडिटिंग ऑप्शन है, आपके पास जो है वो फीचर्स ऐड करने की मल्टीपल ऑप्शन है, अपनी पिक्चर को स्टाइलिश बनाने की, बेहतर बनाने की, ब्राइट करने की, बहुत सी तरह के फीचर्स जब ये लॉन्च होते हैं। तो फर्स्ट डे ऑफ लॉन्चिंग ऑफ इंस्टाग्राम को 25,000 जो हैं वो यूजर्स इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि एक महीने में 1 मिलियन यूजर्स जो हैं वो इंस्टाग्राम की ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो ये इतना बड़ा एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो केविन को मिलती है जो वो एक्सपेक्ट नहीं करते। क्योंकि नॉर्मली हमने ये देखा है जब कोई बिजनेस लॉन्च होता है इनिशियल स्टेज में तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो टाइम टू टाइम आते हैं नॉर्मली। मगर ये बहुत ही एक अनहोनी थी कि जिस दिन जो है वो इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के वाले दिन जो है वो 25,000 यूजर्स, फिर विद इन अ मंथ जो है वो 1 मिलियन यूजर्स जो हैं उन्होंने इस ऐप को डाउनलोड किया। वो दिन था 6 अक्टूबर 2010, जिस दिन जो इंस्टाग्राम की ऐप को पब्लिक के लिए ओपन किया गया प्ले स्टोर में। और इतने कम अरसे में इतनी बड़ी ग्रोथ, इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के पीछे रीजन ये थी कि वीडियो एडिटिंग ऑप्शन, और फिर आप अपने पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं मल्टीपल सोशल मीडिया में, जैसे कि फेसबुक। उस टाइम पर लोगों का जो यूजेज था वो फेसबुक के लेके बहुत ज़्यादा था। मगर फेसबुक में कोई भी ऐसी जो पिक्चर को एडिट करना, पिक्चर को फिल्टर लगाना, पिक्चर को बेहतर करना, कोई ऐसी ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करती थी। मगर इंस्टाग्राम ने ये फीचर ऐड किया हुआ था कि आप अपनी फिल्टर्ड पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं मल्टीपल सोशल मीडिया में, जैसे कि फेसबुक। तो फेसबुक के यूजर्स आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन होना शुरू हो गए इंस्टाग्राम में, और इंस्टाग्राम से वही पिक्चर्स जो हैं आप शेयर कर सकते थे फेसबुक पर। तो एक बहुत बड़ा डेटाबेस था वो भरना शुरू हो गया इंस्टाग्राम का। ऑन द अदर साइड बहुत सी सेलिब्रिटीज ने भी जो है वो अपनी पोस्ट लगाना शुरू कर दी इंस्टाग्राम में। अब जो बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा केविन को और माइक को वो ये कि यूजर्स तो बढ़ना शुरू हो गए, सर्वर्स डाउन होना शुरू हो गए, लूपहोल्स आना शुरू हो गए। इतने एक ह्यूज डेटाबेस को मैनेज कितने लोग कर रहे थे? 4 एम्प्लॉइज और 2 फाउंडर्स, केविन, माइक और 4 एम्प्लॉइज एक छोटे से कमरे में इस इंस्टाग्राम कंपनी को 2010 में जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। बहुत सी डिफिकल्टीज का उनको सामना करना पड़ा होता है। क्यों? क्योंकि फंड्स नहीं होते, रेवेन्यू ना होने की वजह से, किसी भी किस्म की कोई एडवर्टाइजमेंट ना होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। और उस टाइम पर इंस्टाग्राम के 20 लाख यूजर्स हो गए, जिसमें सिर्फ 4 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, 2 को फाउंडर्स जो हैं इसको बड़ी मुश्किल से जो है वो हैंडल कर रहे थे। 2012 में जो केविन अपनी टीम को 4 नंबर ऑफ स्ट्रेंथ से मूव ऑन करके 30 नंबर ऑफ स्ट्रेंथ में ले जाते हैं। अब कुछ होता ऐसा है कि ऑपरेशन कुछ बेहतर होते हैं, सर्वर्स को भी कुछ बेहतर तरीके से हैंडल किया जा रहा होता है। मगर इतनी ज़्यादा यूज़र जो हैं वो उनकी रजिस्ट्रेशन और उनकी जो यूजेज है वो इंस्टाग्राम में जो है वो जा चुकी होती है कि उनके लिए इतने बड़े डेटाबेस को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। 2012 में कुछ ऐसा होता है कि बहुत सी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपनी प्रोफाइल्स में कुछ ऐसी पिक्चर्स, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स की जब ब्रांडिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं वो उसको देखते, पसंद करते, फॉलोअर्स भी उस ऐप को डाउनलोड करते हैं सेलिब्रिटीज़ की पोस्टिंग के बाद। तो कुछ ऐसा होना शुरू हो गया कि जो इंस्टाग्राम है वो लोगों के लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनना शुरू हो गया, उन सेलिब्रिटीज़ के लिए या उन लोगों के लिए जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा थे। वो क्या करते थे, वो कंपनी से, ब्रांड से किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए इंस्टाग्राम में उसकी पोस्ट डाल देते। अब होता ये कि ये एक पूरा जो एक मॉडल था जहाँ पर लोग अपनी पिक्चर्स को शेयर किया करते थे, ये अब बन गया बिजनेस मॉडल, जो केविन कभी भी नहीं चाहते थे। केविन ये चाहते थे कि जो इंस्टाग्राम है उसमें लोगों की जो रियल और एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो शेयर की जाएं, ना कि उसको मार्केटिंग और ब्रांडिंग के पर्पज से यूज़ किया जाए। अब ये ट्रेंड इतना स्पीड से मूव ऑन हुआ कि बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ और लोगों ने इस पर अपनी फ़ैन फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया। कंपनी से पैसे लिए और अपनी उन पिक्चर्स को अपलोड किया और पैसे अर्न की। ये ट्रेंड इतनी स्पीड से जब गया तो बहुत बड़ा एक चैलेंज जो है वो केविन को फेस करना पड़ा। क्योंकि
बहुत ज़्यादा जो है वो फॉलोअर्स और बहुत ज़्यादा जो यूज़र्स थे वो रजिस्टर्ड हो चुके थे इंस्टाग्राम के साथ। इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने के बाद 2012 के मैं एरा की बात कर रहा हूँ, ट्विटर ने ये अपना इंटरेस्ट शो किया कि वो जो है बाय कर ले, एक्वायर कर ले इंस्टाग्राम को। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर इंस्टाग्राम की जो यूजेज थी वो बहुत स्पीड से जा रही थी, कोई उनका कंपटीशन नहीं था। फ़ोटो एडिटिंग की ऑप्शन नहीं थी, मोबाइल्स जो हैं वो एडवांस हो गए, कैमरास एडवांस आ गए, लोगों को मोबाइल की एडिक्शन होना शुरू होगी। मोबाइल की जो अवेलेबिलिटी थी या इंटरनेट की अवेलेबिलिटी थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी मेन मेन डेस्टिनेशन हैं वहाँ पर देखने को मिली। तो इस फीचर को इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली इतने शॉर्ट टाइम में कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपना इंटरेस्ट शो किया। मगर माइक जो है और जो केविन है वो इस चीज़ को लेके बड़े परेशान थे कि उनका कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ उनको इतने बड़े सेटअप को मैनेज करना पड़ रहा था। इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद बहुत से इन्वेस्टर्स ने अपना इंटरेस्ट शो किया कि वो इंस्टाग्राम को एक्वायर करें। तो इसी तरह मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के ऑनर हैं, उन्होंने जो है वो $1 बिलियन ऑफर किया इंस्टाग्राम को एक्वायर करने के लिए। और ये उस टाइम की हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्विजिशन थी एक टेक कंपनी की। इससे पहले किसी टेक कंपनी की जो एक्विजिशन है वो इतनी बड़ी अमाउंट में बिड नहीं हुई। और मार्क ज़करबर्ग ने इस 1 बिलियन के साथ ये भी एक ऑफर दी कि जो इंस्टाग्राम है उसका जो सेटअप है, टीम है, इंटायरली डिफरेंट होगी, ऑपरेशंस भी डिफरेंट होगी और केविन जो है वो उस कंपनी में अपनी सारी पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी मैनेजमेंट की, किसी भी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। ये दोनों एक सेपरेट विंग होंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम, और उसको केविन जो है वो इंडिविजुअली ऑपरेट हैंडल कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन थी। पब्लिक भी बड़ा हैरान हुई कि ऐसा क्या हुआ कि $1 बिलियन जो है वो मार्क ज़करबर्ग ने दिए और उसके साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी केविन के लिए कि केविन जो है वो सेम स्टेटस के साथ उस कंपनी को चला सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को केविन ने अवेल किया, एक्सेप्ट किया और फुल एंड फाइनली जो है वो मार्क ज़करबर्ग फेसबुक ने $1 बिलियन की कंपनी को 2012 में एक्वायर कर लिया। और फिर 2019 में जो इंस्टाग्राम का जो रेवेन्यू था वो था $24 बिलियन। मैं आपसे बात करूंगा मार्क ज़करबर्ग का क्या विजन था कि उन्होंने 1 बिलियन में जब उसको जब एक्वायर किया तो उस टाइम पर कोई प्रॉफिट, कोई रेवेन्यू नहीं था इंस्टा का। मगर लोगों के क्रिटिसिज्म के बावजूद उस टाइम पर 2012 में ये सबसे बड़ी एक एक्विजिशन थी टेक कंपनी की। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए, मार्क के लिए। तो अब हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो सुन के आपको बिजनेस आइडिया मिलने जा रहा है। तो उस बिजनेस आइडिया को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से दुनिया की जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ इनकम अर्न कर रही हैं थ्रू इंस्टाग्राम। जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो 23,97,000 चार्ज करते हैं पर पोस्ट। $23,97,000 की मैं बात कर रहा हूँ, रुपीस की बात नहीं कर रहा। इसी तरह नंबर सेकंड में मेसी चार्ज कर रहे हैं $17,77,000 पर पोस्ट। द रॉक की हम बात करें, जॉनसन $23,26,000 चार्ज कर रहे हैं पर पोस्ट। जस्टिन $17,63,000 चार्ज कर रहे हैं। उसी तरह टेलर स्विफ्ट भी जो है वो $16,11,000 चार्ज कर रहे हैं। रोनाल्डो, मेसी अपने फुटबॉल गेम से इतना वो पैसे नहीं अर्न कर रहे जितना वो पर पोस्ट जो है वो अपलोड करके कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए, आपके लिए, हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया कि हम अगर अपने फ़ैन फॉलोइंग को बढ़ाते हैं इंस्टाग्राम में, हम किसी भी तरीके से जो है एक राइट वे से, एक ऑर्गेनिक वे से अगर हम अपनी फ़ैन फॉलोइंग को बढ़ाते हैं, हम अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हैं, उस पर काम करते हैं, कुछ सीखते हैं टेक्निक्स, और इंस्टाग्राम में फिर हम जो है वो चार्ज कर सकते हैं ब्रांड से, कंपनी से, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि कौन लोग इनको पे करते हैं और क्यों इनको पे करते हैं। वो लोग होते हैं बेसिकली कंपनीज, इंडस्ट्रीज, ब्रांड्स। वो पे करते हैं फैन फॉलोइंग का, क्योंकि जो एक इन्फ्लुएंस होता है सेलिब्रिटीज या उन लोगों का जिनके फॉलोअर ज़्यादा होते हैं, इसी तरह इनकी जो विजिबिलिटी होती है, जब वो कोई पोस्ट करते हैं तो एक लार्ज ऑडियंस उनको देख सकती है और इनकी एक क्रेडिबिलिटी होती है। जिन लोगों के फ़ैन फॉलोअर ज़्यादा होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी होती है, तो उस क्रेडिबिलिटी की वजह से वो लोगों को एंगेज कर सकते हैं। तो अगर आपके फ़ैन फॉलोअर्स, आपके या फॉलोअर्स जो हैं आपके, अगर आप उनको इंक्रीज़ करने में सक्सेसफुल होते हैं तो आप अपनी पर पोस्ट उनसे चार्ज कर सकते हैं
डिपेंडिंग अपॉन द आपके फॉलोअर्स कितने हैं। तो ये एक कैरियर है, इसमें बहुत ज़्यादा एक हमारे लिए एक रेवेन्यू अर्न करने के हवाले से एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो हमें चाहिए हम इस पर सीरियसली हम इस पर काम करें, क्योंकि इसमें कोई वो ऐसी टर्म्स नहीं है कि आपको अपना चैनल मोनेटाइज करना है यूट्यूब की तरह, या आपको फेसबुक की में आपने को मोनेटाइजेशन लेने के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरियाज को मीट करना है। इसमें एक सिंपल क्राइटेरिया है कि आपने अपनी जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको आपने उनके नंबर्स को इंक्रीज करना है। आप जब नंबर्स को इंक्रीज करेंगे तो आपको लोकल ब्रांड्स, स्मॉल टू मीडियम कंपनीज, छोटे कोई जो कंपनीज हैं वो आपको 10,000 20,000 50,000 तक की अमाउंट, 1 लाख, मोर देन दैट आपको वो ऑफर करके जो है अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये आजकल का एक जिसको बोलते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग हम जिसको बोलते हैं, ये उसकी एक लेसन ऑफ द स्टोरी हमें क्या मिलती है वो ये है कि जो केविन थे उन्होंने रिस्क लिया, उनको दो बहुत बड़ी कंपनी से जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने उसको रिफ्यूज़ करके अपना वेंचर, अपना बिजनेस प्लान किया। तो हमें ज़िंदगी में रिस्क टेकर होना चाहिए, जैसे कि केविन ने रिस्क लिया और आज उन्होंने उस रिस्क अपना एक स्टेटस और एक बहुत बड़ी $1 बिलियन की कंपनी को बेचा, फेसबुक को। इसके साथ हमें एक ये लेसन मिलता है कि हम जब भी अपनी कोई सर्विसेज, अपनी कोई भी ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो हमें उसको इम्प्रूव करना चाहिए, हमें उसकी सर्विसेज को, उसकी क्वालिटी को, उसके मेयार को बेहतर करना चाहिए। जैसे कि केविन ने बर्बन को की रीस्ट्रक्चरिंग करते हुए इंस्टाग्राम बनाया विद बेटर फीचर्स के साथ। तो ये भी हमारे लिए एक लर्निंग है। आप जो भी ज़िंदगी में कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको उसको डे बाय डे बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है। इसके साथ हमें एक जो बहुत बड़ी एक लर्निंग मिलती है मार्क ज़ुकरबर्ग से कि हमें अपनी ज़िंदगियों में अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारा जो जिन जिन लोगों से हमारा कंपटीशन है, हमें हमेशा उन पर फोकस अपना रखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम जो भी बिजनेस, जो भी काम कर रहे हैं, उसके कंपटीशन में कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं, और हमें अपने कंपटीशन को पहले से उसको किस तरीके से मैनेज करना है, या उसको किस तरीके से हमने टेक ओवर करना है, किस तरीके से हमने अपनी विन विन सिचुएशन बनानी है। तो ये भी मुझे जो है आज की स्टोरी में मार्क ज़ुकरबर्ग से मिला, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंपटीशन बन सकता था इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए, तो फेसबुक ने उसको एक्वायर कर लिया। तो ये भी एक लेसन ऑफ द स्टोरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।